केवल जी, वेलकम टू कैंसर हीलिंग जर्नी टॉक। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूँगी इस टॉक के लिए, अपना समय निकालने के लिए, एंड वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर। हम अभी कैंसर हीलिंग जर्नी टॉक में केवल जी से जानेंगे कि उनकी वाइफ रेणु जी के साथ कैंसर हुआ तो किस तरह का ट्रीटमेंट हुआ उनका, और उन्होंने ट्रीटमेंट के साथ साथ क्या क्या ऐसी चीजें करी जिससे रेणु जी कैंसर से अब बाहर आ चुकी हैं। दिस विल हेल्प बाकी के कैंसर पेशेंट्स को जो इसी जर्नी से अभी गुजर रहे हैं, और उन्हें ये बहुत मोटिवेशन और बहुत सारी चीजें सीखने को देता है कि उन्हें कैंसर होने पे किस तरीके से उसे ट्रीट करना चाहिए। तो केवल जी, आप बता सकते हैं कि रेणु जी को सबसे पहले क्या सिम्टम्स आए थे और उन्होंने इस चीज का ट्रीटमेंट कैसे स्टार्ट किया? जी मैम, ये 2018 में इनको पेट में दर्द हुई, नाभि से नीचे लोअर पोर्शन में। और तो हम लोकल हॉस्पिटल में, इधर हम सोलन के रहने वाले हैं हिमाचल में, तो हमारे जोनल हॉस्पिटल है यहाँ पर, उसमें गए, ये डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने एंटीबायोटिक लिख दी। तो एंटीबायोटिक खा के 1 महीने तक जो है थोड़ा आराम रहा। फिर 1 महीने के बाद फिर वही दर्द शुरू हो गई, तो फिर से गए, डॉक्टर ने फिर लिख दी, फिर खाई, फिर थोड़े दिन आराम रहा। फिर डॉक्टर ने ये एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी कहा। जब अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें जो डॉक्टर ने बताया कि भाई आपके तो कहते किडनी एक श्रिंक है, एक किडनी राइट ओवेरी में ही निकला था बाद में कैंसर, और राइट साइड की किडनी डैमेज हो चुकी थी। कहते ये तो साइज में छोटी है, तो इस चीज़ का तो हमें पता ही नहीं था कि भाई कैंसर भी हो सकता है। हम वो किडनी की तरफ को फिर हम यहाँ आईजीएमसी है, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला में, स्टेट लेवल का हॉस्पिटल है हमारा, उधर गए। उधर ये यूरोलॉजी में और जो पेट से संबंधित है, उसका मुझे नाम नहीं अभी याद है, एंड तो वहाँ वो सब कुछ देखा उन्होंने, हर एस्पेक्ट से देखा कि भाई कहीं क्या बीमारी हुई, लेकिन बीमारी किसी की पकड़ में नहीं आई। उसके लिए अल्ट्रासाउंड भी हुए और भी बहुत सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट भी हुए, सब किस्म के टेस्ट हुए, लेकिन वो फिर वो दूसरे और कई टेस्ट हुए जो पेट में डाल के देखते हैं कैमरा से कि पेट में तो नहीं कोई खराबी है, लेकिन कहीं ऐसी कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। फिर दर्द फिर से शुरू हुआ पेट में, उसी लोअर पोर्शन में ही। तो हम लोग फिर एक लेडीज के लिए अलग से हॉस्पिटल है, लेकिन तब तक टाइम हमारा 4-5 महीने निकल चुके थे, और हम शिमला में ही है वो कमला नेहरू हॉस्पिटल, लेडीज के लिए स्पेसिफाइड हॉस्पिटल है, लेडीज के गायनी का ही है वहाँ पर। वहाँ गए हम, वहाँ पे डॉक्टर थे, उन्होंने पहली बार किसी डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि आप जो है ये करवाइए CA-125। उससे पहले हम लोकल हॉस्पिटल जो 2-3 हॉस्पिटल देख चुके थे, फिर आईजीएमसी में भी देख चुके थे, उधर भी नहीं बताया किसी ने। वहाँ पर उन्होंने, डॉक्टर ने जो वो CA-125 देखा, तो वो जो है पॉजिटिव आ गया, 238 थी उसकी जो रिजल्ट थे। तो उसके बाद डॉक्टर थोड़ा सीरियस हो गए कि भाई ये तो कहते ऑपरेशन करना पड़ेगा, उन्होंने कहा। तो ऑपरेशन के लिए पहले कहते आप एक बार अल्ट्रासाउंड फिर से करवाइए। जो शिमला के बेस्ट जो अल्ट्रासाउंड करते थे उनके पास हम गए, उन्होंने भी कोई 4 घंटे लगा कर देखा, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई। तो एक बार ही नहीं, एक दिन देखा, फिर कहते हैं अब आप कल आओ। एक दिन 4 घंटे, दूसरे दिन फिर 4 घंटे कम से कम, और बहुत बिजी हालांकि रहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने बेचारों ने बड़ा हमें कोऑपरेट किया, लेकिन बीमारी पकड़ में नहीं आई। वो डॉक्टर कहते हैं आप ऑपरेशन करवा लो। तो हमारे मन में था कि भाई हमें शिमला भी उतना ही दूर पड़ता है सोलन से, और पीजीआई चंडीगढ़, PGI MER चंडीगढ़ है जो,
वो भी तो हमारे विश्वास हमेशा से ही और हमें सूटेबल भी पीजीआई रहता है। हमने कहा पीजीआई में करवाएँगे। जी। फिर पीजीआई गए हम, उनको वो 125 की रिपोर्ट्स दिखाई, तो उन्होंने फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन दोबारा से शुरू की और अ, उसके लिए उन्होंने हमें एक जैसे एक और अल्ट्रासाउंड होता है जो कंप्यूटर से ऑपरेटेड रहता है। अच्छा। अल्ट्रासाउंड उसको उसमें फिर वो स्पेसिफिक उसमें जो है देख नहीं उससे पहले ऐसा हुआ, ये अप्रैल की बात है 2019 की जो हमें CA 125 हमारा पॉजिटिव आया। फ़ेब की फ़ेब 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 2019 और उसके बाद हाँ, चंडीगढ़ में वो हमें चंडीगढ़ में उन्होंने कहा कि एक टेस्ट होगा, वो जो मैं बताने जा रहा था आपको, जी। उसके 1 महीने बाद की डेट मिली। 1 महीने बाद वहाँ गए, उन्होंने वो टेस्ट किया, वो कहते कुछ नहीं है, नॉर्मल है। फिर पीजीआई के डॉक्टर्स ने बोल दिया कि भई अब आपको कुछ नहीं आ रहा है कहते, तो आप लोग कुछ नहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमने कहा पेन तो फिर भी हो रही है पेट में। पेट में इवन के यहाँ पर जो नाड़ा बाँधने के लिए भी वो भी चुभता था। हुँ। वो भी इनको इरिटेशन होती थी। हालाँकि बाहर तो जख्म नहीं था कोई नहीं, लेकिन वो भी दिक्कत रहती थी। हाँ। तो फिर वो जो है डॉक्टर ने मना कर दिया। हमने कहा दर्द तो फिर वो कहते जी आपको ये आप पेन किलर खाओ अगर पेन होती है। हमने कहा एक किडनी तो पहले से ही कोलैप्स हुई हुई है, आप पेन किलर खा के दूसरी कहते नहीं तो हमारे पास तो अब जब निकल नहीं रहा कुछ नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये अप्रैल की बात है 2019 में। फिर हमारे यहाँ हम घर आ गए वापस तो मई में फिर भी दर्द दोबारा से शुरू हो गई। तो यहाँ हमने कहा एक सेकंड ओपिनियन यहाँ भी ले लेते हैं हम यहाँ एक अच्छा हॉस्पिटल है, महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज भी है वहाँ पर, जी। जो हमारे साथ में ही है, कुमारहट्टी में। तो वहाँ पर गए, वहाँ डॉक्टर ने बोला आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो पहली बार उस अल्ट्रासाउंड में जून में हमें वो सिस्ट आई है, हुँ। छोटी-सी हुँ। नहीं थी, छोटी सिस्ट आई। तो वो भी कहते-कहते ऑपरेशन कर देना हमने। फिर हमारी वही प्रायोरिटी रही कि भई पीजीआई जाते हैं। पीजीआई गए, फिर उन्होंने अपना 1 महीने के बाद एक और टेस्ट हुआ। वो टेस्ट किया उसमें पॉज़िटिव आए। पहले टेस्ट के लिए डेट ली, जब पॉज़िटिव आए तो उसकी रिपोर्ट चंडीगढ़ पीजीआई में तो लेट आनी थी, कहते 1 महीने के बाद आएगी। तो हमने क्या किया उसके 2 स्लाइड बनवाए बोलकर उस टेस्ट के और एक हमने बाहर दे दिया प्राइवेट लैब में और एक अंदर दे दिया। अच्छा। तो प्राइवेट लैब का रिज़ल्ट हमें तीसरे दिन मिल गया, उसमें पॉज़िटिव आ गए। उसको लेकर हम चले गए डॉक्टर के पास, तो उन्होंने भी उसी पे ट्रीटमेंट शुरू कर दी। उन्होंने हमें डेट दे दी, लगभग 15-20 दिन के बाद के भी सब कुछ रिमूव करेंगे, टोटल रिमूवल का। एग्ज़ैक्ट डेट पे 18th अगस्त 2019 की डेट दी उन्होंने और उस दिन उन्होंने ऑपरेट कर दिया। ऑपरेशन के बाद जो है वो उन्होंने 2A डिक्लेयर किया, सेकंड स्टेज में ए में था। तो उससे पहले मुझे जो मुझे लगता है जब हम फ़ैब के बाद पॉज़िटिव आए लेकिन फिर कुछ नहीं निकला, कोई सिस्ट नहीं आई अल्ट्रासाउंड में कुछ नहीं। तो हमने कहा एक अल्टरनेट ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, हमने आयुर्वेदिक की दवाइयाँ लेनी शुरू की। अच्छा। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है यहाँ पर। हमने कोई 5-6 महीने 1-3 महीने का एक कोर्स किया, तो उसमें वो ये इम्यूनिटी बूस्टर ही होते हैं अधिकतर वो और कुछ और भी होती होंगी। न तो उससे पेन कम हुई, थोड़ी हुई लेकिन पेन रही फिर भी। तो डॉक्टर कहते 3 महीने से ज़्यादा हम दे नहीं सकते, पर हमने फिर भी ऑन रिक्वेस्ट 1 डेढ़ महीना और उनसे दवाई कंटिन्यू की। तो जब हम पीजीआई में जब डायग्नोज़ हुआ, ऑपरेशन तक हम वो दवाई लेते रहे। कुछ 4-5 महीने वो दवाई हमने आयुर्वेदिक खाई। उससे मुझे लगता है कि बढ़ने से रुका होगा कुछ, नहीं तो नेक्स्ट स्टेज में चला जाता।
बस ऑपरेशन हुआ, फिर उसमें 2-8 आया, फिर 7 कीमो हुई। उस कीमो जो हमारी जनवरी 2020 में ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद अभी तक नॉर्मल है। पहले शुरू में जो है आफ्टर आफ्टर जो ऑपरेशन जो रिमूवल थी, उसके बाद 1 या 2 कीमो के बाद जो है 1 115 इनका CA 125 था, हुँ। तब भी काफ़ी ज़्यादा। उसका कीमो के बाद अब 12, 13, 14, 18 ऐसे आ इतना ही चला है। तो अभी तो बस कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स हैं अभी तक, तो और कोई तकलीफ़ नहीं है। हुँ। तो आपने जब ऑपरेशन करवाया 2019 में, उसके बाद फिर आप चेकअप करवाते रहते हैं? जी, हम फिर लॉकडाउन लग गया था, तो हमें डॉक्टर ने बताया था कि भई अब हर 2 महीने, शुरू में 2 महीने के बाद आपका CA 125 होगा, उसके बाद फिर 3 महीने के बाद CA 125 होगा। तो हम 2 महीने के बाद CA 125 करवाते रहे। अलग-अलग लैब से करवाते रहे, जिससे कहीं कई बार लैब में कहते हैं ऐसा भी होता है कि वो कंप्यूटराइज़्ड हो जाता है, उसमें चढ़ जाता है, जैसे ही आपका नाम जाता है, वो ही दे देते हैं रिपोर्ट दोबारा से। तो हम अलग-अलग रिपोर्ट जो है इस लैब से करवाते हैं, उसको अल्टरनेट, कभी एक से, कभी दूसरी से, इस तरह से। तो वो 2 महीने के बाद करवाते रहे, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी। 1-2 जी। बारी हम यहाँ शिफ्ट जाए IGMC में, यहाँ भी अच्छे डॉक्टर्स हैं इसके। तो यहाँ हमें लोकल होने की वजह से जो है इंटर स्टेट जाने में हमें दिक्कत रहती है लॉकडाउन में। हुँ। वो हम विदिन स्टेट तो 1-2 बार हम जा आए हैं। तो दोनों दवाइयाँ तो शुरू में, तो फिर बाद में लिखी थी कुछ हल्दी वाला कुछ, वो भी इम्यूनिटी बूस्टर ही हैं, और तो कोई दवाई नहीं चल रही इसमें, कुछ नहीं। जी, तो आपने जो ट्रीटमेंट वगैरह कराया, तो उसके किस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स हुए थे रेणु जी को? साइड इफ़ेक्ट एक तो मोटापा आ गया है, हुँ। और दर्दें होती हैं, कभी बाजू में दर्द हो जाती है, अधिकतर बाजू में रहती है। कभी अब चक्कर भी आते हैं कई बार। वो हालाँकि चक्कर पहले भी आते थे। वो सिम्पटम हमें जो चक्कर आने के, वो 2015-16 से, अच्छा। तो 16 से चक्कर आते थे। तो समझ नहीं आता था क्या है। फिर चक्कर आने बंद हुए, ब चक्कर तो आते रहे साथ में, और साथ में पेट में दर्द भी शुरू हो गई। अच्छा। तो अब एक अंदाज़ा है कि हाँ। वो हो सकता है उस वक़्त तो किडनी पे जो है प्रेशर पड़ रहा हो उसका, उससे चक्कर आते हों। फिर 2017-18 में ही इनको गले में यूँ फफोले जैसे जलने के निशान होते हैं, अच्छा। वो आए काफ़ी ज़्यादा। 2-3 बार आए, अपने आप ही हमने कहा एलर्जिक हो गए कहीं। तो लेकिन काफ़ी कुछ इलाज कराया, काफ़ी मुश्किल से ठीक हुए वो, 5-6 महीने रहने के बाद। तो तो डॉक्टर्स आज ने तक समझ नहीं आया। कुछ चलो, बताया कि वो किस वजह से हुए थे? तब तक डायग्नोज़ नहीं हुआ था ना, हाँ, हाँ। तो पता नहीं लगा, डॉक्टर्स को भी पता नहीं, वो भी वैसे ही आइडिया लगाते रहे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है। स्किन हुँ। डिसीज़ समथिंग। मुझे लगता है कि किडनी की प्रॉब्लम जब पैदा हो रही थी, वो प्रेशर पड़ रहा था किडनी पे। एक आइडिया है किडनी किस वजह से खराब हुई, वो अभी तक पता नहीं है। एग्ज़ैक्ट अभी डॉक्टर्स ने उसको डायग्नोज़ वो बोलते नहीं लग सकता पता इस चीज़ का, अच्छा। क्या कारण हुआ है। तो एक आइडिया है कि भई हाँ, 15-16 से वो प्रेशर पड़ रहा हो, इसी वजह से चक्कर आते हों, और इसी वजह से वो जो है फफोले हुए हों। मतलब क्लियर नहीं पता चल 15-16। रहा है। जी, क्लियर नहीं हो पा रहा मतलब वही। मतलब ये क्लियर नहीं है कि भई जी। क्यों हुए थे, क्या चक्कर क्यों आए थे, हुँ। एक आइडिया लगाते हैं हम, तो ये कारण। हुँ। तो केवल जी, जैसे कैंसर जो है, सुन के जनरली घर में सबको बहुत बड़ा शॉक लगता है कि कैसे हो गया, क्या हो गया? तो आपने और रेणु जी ने और आपके घर वालों ने इस न्यूज़ को कैसे हैंडल किया? क्योंकि इमोशनली भी थोड़ा हो जाता है, डर लगने लगता है। तो आपने इस चीज़ को किस तरीके से हैंडल किया? नेचुरल था, फैमिली में पहला ही इंसिडेंट था इस तरह का।
हम्म। ना दूर दूर तक कहीं फैमिली में ऐसा कभी हुआ नहीं था। अच्छा। हाँ, मेरे जो मदर इन लॉ थे, उनको था मैलिग्नेंट मेनिलोमा हुआ था। अच्छा। उनको 2017 में 16 में उनको डायग्नोज़ हुआ था और 17 में उनकी डेथ हो गई थी। हम्म। तो पर हमें ये आइडिया नहीं था, तब भी नहीं, क्योंकि मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस वो ही था एक, जो सासू माँ के साथ था। अदरवाइज़ और परिवार में कोई था नहीं, कोई ऐसा किसी ने कोई गाइडलाइन भी नहीं थी कि जो समझ पाता, कोई मेडिकल लाइन का आदमी तो वो समझा पाता कि इस तरह से कुछ चांसेस रहते हैं। हाँ। जेनेटिक भी चल सकता है, तो इस तरह से कोई आइडिया नहीं था। तो काफ़ी एक झटका लगा जब ये सुना। हम दोनों फैमिली में सबके हम न्यूक्लियर फैमिली हैं। जी। हाँ, मदर हैं हमारे, जो कंबाइंड फैमिली से हमारे साथ जुड़ते हैं, बीच में हमारे पास आ जाते हैं, तो उनको भी बताया। वो सभी को शौक तो सभी को लगा, बच्चों ने भी काफ़ी फ़ील किया और बच्चे बोलते कम हैं। बेटा 22 इयर्स का था उस टाइम और बिटिया उस टाइम लगभग 13-14 साल की थी। अच्छा। अ, लेकिन थोड़ा जो पेशेंट ने हमें सबल दिया काफ़ी। हम तो टूट चुके थे, लेकिन इन्होंने कि अब जो देखा जाएगा, जब हम भगवान में विश्वास है कि जब हमने किसी का बुरा नहीं किया, हमारे साथ बुरा नहीं होगा और रिज़ल्ट हमारे अच्छे ही आएँगे एट लास्ट। तो इस तरह का विश्वास था। बाकी जी। उसी से सब, तो शुरू में झटका लगा, धीरे-धीरे अपने आप को कलेक्ट करते गए। हम्म। तो मुझे होता तो लगता मुश्किल है, अभी भी मुश्किल होता है। तो रहता है, डिफरेंस का सबसे बड़ा डर रहता है इसमें, है। वो हमेशा ही आपको टेंस रखता है, अदरवाइज़ तो और कोई ऐसा नहीं है। पहले से काफ़ी कलेक्टिव हैं, पहले तो काफ़ी वही झटका एक लगा था ये। पेशेंट का हुँ, खुद का विल पावर अच्छा होना चाहिए। अगर उनकी खुद के अंदर से होगा कि नहीं, उन्हें इस बीमारी से लड़के आगे बढ़ना है, तो वो जरूर ठीक हो जाएंगे। ऐसा होता है, अंदर से आना चाहिए। वही। नहीं, काफ़ी जब ये मतलब एक बाय नेचर जो हैं, काफ़ी संघर्षशील लेडी हैं, हम्म। क्योंकि जब मदर बीमार थे, तो ये अपने पास लेकर आए थे उनको, यहाँ हमारे घर थे वो, क्योंकि घर में उधर देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तो हमारे साथ रहे, तो इन्होंने काफ़ी, मतलब जिस हिम्मती हैं, कहने का मतलब कि भई अदरवाइज़ मैं कई बार फ़ील करता हूँ, अगर मैं उस पोज़ीशन में होता, मेरे मदर इस तरह होते जो मौत से जूझ रहे होते, लास्ट के 2 महीने हमारे पास रहे थे, तो हम्म। बेड पर ही था सब कुछ, वो हाथ से पकड़ते थे, हड्डी टूट जाती थी, नहलाने लगना कुछ। तो इन्होंने कभी मैंने रोते हुए नहीं देखा, परिवार को कभी नहीं रोने दिया, अपने बहन-भाइयों को कि नहीं, हमने रो के नहीं, हमने हँस के विदा करना है इनको, कोई नहीं, अब जो पड़ गई है वो। और अपने साथ भी ऐसा ही है अभी भी, काफ़ी मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं। ऐसा है। बहुत अच्छी बात है। तो आपने बताया जैसे आपने आयुर्वेदिक की हेल्प ली थी और आपको उससे महसूस हुआ कि वो कैंसर को बढ़ने से रोक रहा था या फिर उनके नेक्स्ट स्टेज पे नहीं पहुंचने दिया। तो उसी तरीके से आपने और किस किस तरह की अलग से थेरेपीज या कुछ ऐसा लिया था नॉर्मल ट्रीटमेंट के अलावा? नहीं, और कोई ट्रीटमेंट नहीं ली। हम्म। तो मतलब बस जब पता आयुर्वेदिक। लगा, जी। तब तो हमने सब आयुर्वेदिक में, जब तक हमें ये पता नहीं था कि है क्या ये। जब नहीं ठीक हो रहे थे, जब हम एलोपैथी से ठीक नहीं हो पा रहे थे, तो हमने कहा, अब जब डॉक्टर्स भी मना कर रहे हैं एलोपैथी साइड से कि अब कुछ नहीं, हमारा कोई ऐसी बात ही नहीं है जिसकी हम ट्रीटमेंट करें। जी। तो तब हमने, जब पेट तक नहीं जा रही थी, तब हमने फिर वो हम्म। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलाई थी। लेकिन जब से डायग्नोज़ हो गया, उसके बाद तो फिर एलोपैथी ट्रीटमेंट चली है अभी। जी। और डॉक्टर्स ने किसी तरह का डाइट में चेंजेस करने के लिए बोला या कोई ऐसी चीज जो अभी भी नहीं खानी हो या फिर कुछ इस तरह का? नहीं, हमें बस नेट से या इधर-उधर से पता चलता है, उसी पे मैनेज करते हैं। तो उसी से आप फॉलो करते हो कि क्या लेना चाहिए? जी। हुँ। अच्छा।
तो बस एक आप लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे बाकी लोगों को जो इसी जर्नी से, कैंसर की जर्नी से गुजर रहे हैं? आप एज अ केयर गिवर उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें किस तरीके से कैंसर को हैंडल करना चाहिए? कैंसर को आपने बताया ही है कि आदमी जो पेशेंट है, उसको खुद को ये विश्वास होना चाहिए कि मैं ठीक हूँगा। विल पावर बहुत इसमें काउंट करती है, अदरवाइज़ आदमी जो उसको हमारी साधारण भाषा में हम बोलेंगे कि भट्ठा बैठता जाता है। आदमी का हुँ, भट्ठा मीन्स मतलब वो जब दिल टूट गया तो फिर वो स्टैंड नहीं कर पाता फिज़िकली भी। तो जी, ये ज़रूरी है कि ये सबल हो कि नहीं मैं ठीक होऊँगा। और मोर ओवर हम लोग ये सोचते थे कि भई इससे पहले तक ये सोचते थे कि हम डॉक्टर के पास पहुँच गए तो अब हमें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, अब जो डॉक्टर बताएँगे वो ही फाइनल होगा। हुँ, लेकिन इस केस में मैंने ये पाया है कि हमें खुद को भी अपने आप भी अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जी, क्यों? अब डॉक्टर्स तो हमें बोल चुके थे कि भई कुछ नहीं है हुँ, और आप जो है पेन किलर ही लेते रहो। बेशक किडनी कोलैप्स है तो अब कुछ नहीं हुआ और कोई चारा नहीं है। तो अगर हमें ये नॉलेज होती 125 की जैसे मुझे नॉलेज होती, मुझे कुछ पता नहीं। वो वहाँ हमारा काम बहुत लेट डिले हुआ। अब जून से लगभग 8-9 महीने 8-9 महीने में तो मैं समझता हूँ ये नेक्स्ट स्टेज में चला जाता है। बिल्कुल। 4 मेरे ख़्याल 3-4 महीने के बाद ये नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए। हुँ, और फ़ेब में हुआ जाकर ये 2019 में 125 हमारा, हुँ, वो भी लास्ट में, मार्च में ही समझिए। तो 8-9 महीने के अंदर एक बहुत बड़ा गैप हो गया ये। अब ये हमें मेडिकल साइड से हमें ये जो है गाइडेंस मिलनी चाहिए थी, जी, जो कि नहीं मिल पाई। हुँ, इसलिए इस तरह की नॉलेज आपके पर्सनल कोई डॉक्टर से लिंक्स होने बड़े ज़रूरी हैं, जो आपको गाइड कर सके। क्योंकि इसे हम तो इस जब इस फ़ील्ड में नहीं है, तो इसकी नॉलेज होना कोई लाज़मी नहीं है हुँ, और बहुत मुश्किल है कि किसी को सब सब फ़ील्ड की क्या पता किस फ़ील्ड में किसको ज़रूरत पड़ जाए, तो हुँ, सब फ़ील्ड की नॉलेज हो भी नहीं सकती है आदमी को। बिल्कुल, इसके लिए कोई फैमिली फ्रेंड होने चाहिए, कोई इस तरह से जो आपको इस तरह की गाइडलाइन दे सकें। सही गाइडेंस मिल सके। जी, सही गाइडलाइन टाइम पर जो हो सकता है हमें वो जो दर्द शुरू हुई थी या जो चक्कर आने शुरू हुए थे, वैसे डॉक्टर्स का भी इसमें दोष नहीं है, क्यों जब कोई सिस्टम ही नहीं है ऐसा, वो कोई टेस्ट ही नहीं है ऐसे, सिर्फ़ इसमें 125 में डिले हुआ, लेकिन 125 फरवरी में हमारा आ गया था। उसके बाद भी हमारा ऑपरेशन अगस्त में 6 महीने के बाद, क्योंकि हुँ, तब तक वो कहते हैं 125 को आधार मान के हम इसको नहीं मान सकते कि ये कैंसर ही है। जी, तो उसकी सिस्ट बनने में जो सिस्ट बनी वो बहुत लेट मई-जून में जाकर बनी। हुँ, उससे पहले वो शायद वो अब नॉर्मल सेल्स होते हैं, कार्सिनोमा सेम सेल्स होते हैं, तो इनको डायग्नोज़ डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल है ये चीज़ जी, डायग्नोज़ करना। जी, जब कोई ऐसा टेस्ट तो ये तो अलग बात है, रिसर्च की बात है। जो हुँ, पहले ही स्टेज में बता पाता तब तो कुछ बात हुँ। ही नहीं। वही होता है बाहर कि तो पहली स्टेज में पता चलना थोड़ा डायग्नोसिस ही मेन होता है कि पता चल जाए टाइम से, जिससे कि ट्रीटमेंट उसका सही से हो सके, बट वही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है शुरू-शुरू में। ये इसको कैसे डायग्नोज़ करते होंगे? बाय द वे डॉक्टर जो फर्स्ट स्टेज में मरीज़ का पता चल जाता है, वो कैसे डायग्नोज़ होता है? सिस्ट ही क्या ये ज़रूरी होता होगा कि सिस्ट ही बने उसकी? कि इसी को ये फर्स्ट स्टेज में अलग-अलग अलग-अलग केसेस फर्स्ट में अलग-अलग तरह के क्यों होते हैं, तो वही जानना ज़रूरी है। हुँ, हुँ। जी। चलो हमारा सीए 125 टू 235 38 थ्रू 232 था, फर्स्ट हुँ, टाइम जब हमने करवाया। हुँ, तो ये तो हज़ारों में जाता है। हमें डॉक्टर ने बताया कि 232 कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो किसी और बीमारी से भी हो सकता है। ये तो हज़ारों में जाते हैं कहते हैं। हुँ, तब हम थोड़ा निश्चित थे, पर चलो जब सिस्ट बनी तब डायग्नोज़ हो पाया। उससे मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट तब से चला जब वो सिस्ट आई हमारे पता नहीं 18 एमएम की थी, कुछ इस हुँ, तरह की सिस्ट थी। अब तो चलो ठीक है, सिर्फ़ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हुँ, कभी-कभी कहीं पेन हो जाती है, कहीं हाँ, उसके बाद हम लोग प्राणायाम और ध्यान रेगुलर कर रहे हैं।
हम्म, डाइट में जो है थोड़ा ध्यान रखते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, हम्म, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते। जैसे हम इसमें मैं देख रहा था, डॉक्टर रॉय जो बताते हैं डीआईपी, हम्म, डीआईपी डाइट बोलते हैं एक वो तो काफ़ी मुश्किल है उसको फ़ॉलो करना। जी। तो नॉर्मल डाइट है, लेकिन हम फैट वगैरह चले इस तरह की चीज़ें जो हम कम लेते हैं, हम्म। फ्रूट्स पे ज़्यादा रखते हैं, जूसेस पे ज़्यादा रखते हैं, ऐसे बाकी कोई ऐसा हम बहुत अच्छी बात है कि रेणु जी अब इससे बाहर आ चुकी हैं और उनका ट्रीटमेंट भी बिल्कुल अच्छी तरीके से हो गया है। सो बहुत अच्छा लगा हमें सुन के कि रेणु जी अब अच्छे से हैं और आप लोगों ने बहुत अच्छे से कैंसर से फाइट करके बाहर लाए हैं रेणु जी को। सो मैं वही कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी विद अस, बिकॉज बहुत से लोगों को इस चीज से बहुत मोटिवेशन मिलेगी कि उन्हें भी इस चीज से बाहर आना है। So thank you so much, Kevalji, for joining us today. नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। Thank you. ओके मैम, थैंक यू।